नमस्कार साथियों। जैसे कि हम पिछले समय से 20 सवालों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, वैसे ही आज भी हम नए 20 सवाल भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में लेकर आए हैं, जिसमें अनुच्छेद के भी सवाल होंगे और अवधारणात्मक सवाल भी होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? सिंपल सी सीधी सी बात है कि जहाँ से मंत्री परिषद की प्रारंभ जहाँ से होता है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, 3 अनुच्छेदों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रपति जो है इनके संबंधों का उल्लेख मिलता है हमें। तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो बी आंसर मिलेगा। 74 अनुच्छेद में यह कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रधानमंत्री होगा, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या उपयुक्त में से कोई सा ही नहीं होता? तो इसमें जो सही उत्तर जो है वो मनोनीत नहीं होता, निर्वाचित नहीं होता, अपितु नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। द्वारा नियुक्त होता है। तो ये नियुक्त जो शब्द है ये सही उत्तर होगा इसका। फिर हम तीसरे सवाल की चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जैसे आ ही गया पिछला जो सवाल है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या कैसे होता है, तो अनुच्छेद में दिया गया है स्पष्ट कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमने अनुच्छेद 74 की बात करी ली कि अनुच्छेद 74 में जो दे रखा है उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उसी के जस्ट अगले अनुच्छेद में हम देखते हैं, अनुच्छेद 75 में हम देखते हैं कि ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा। तो इसका उत्तर अनुच्छेद 75 हो जाएगा, 75 ये ऑप्शन सही है। फिर हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सवाल पीछे कभी नहीं पूछा गया, तो यहाँ से आने की संभावना रहेगी ये सवाल इस बार कि संविधान के अनुच्छेद 78 में हमने 3 अनुच्छेदों की बात करते हैं। हम जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की बात करते हैं तो 3 अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद 74, 75 और 78। 3 अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पर हमें देखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा निर्णय की सूचना देगा। ये 78(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, और यह अनुच्छेद 78(2) में हम देखेंगे तो दे रखा है। फिर तीसरा जो सी ऑप्शन दे रखा है ये सही है वाक्य। फिर हम देखेंगे किसी एक मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा, बिल्कुल सही है। 78(3) में यह दे रखा है कि अगर कोई एक मंत्री निर्णय ले लेता है तो उस निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाना राष्ट्रपति का काम होगा। उपयुक्त में से कोई सा भी सत्य नहीं है। तो ऊपर वाले सारे सही हैं, तो ये डी गलत हो जाएगा। मतलब अपना उत्तर जो इस सवाल का जो पूछा गया है काफ़ी घुमा फिरा कर, तो उसका उत्तर हो जाएगा सत्य नहीं है, 4th डी। राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्रियों में निम्न में से कौन शामिल है?
4 नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से चुने गए थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा या देवगौड़ा जो राज्यसभा के मेंबर थे। इंद्र कुमार गुजराल भी थे और मनमोहन सिंह जी जो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। राजस्थान से राज्यसभा के वर्तमान में है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बने थे, जब ये पीएम बने थे तो असम से थे। असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो हम देखते हैं कि चारों जो सदस्य है, 4 प्रधानमंत्री और ये चारों प्रधानमंत्री ABCD जो 4th ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये पूछा गया है कि निम्न में से राज्यसभा के बनने वाले प्रधानमंत्री में कौन शामिल है, तो चारों प्रधानमंत्री शामिल है। नंबर 6 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन कौन से इनमें से प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोरारजी देसाई की बात करें जो तत्काल में जो बम्बई राज्य था, उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। PV नरसिम्हा राव ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री ही बने हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा A, B और C। सात नंबर सवाल की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 3 कथन 4 कथन दे रखे हैं, 4 में से एक कथन जो होगा वो असत्य होगा। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल ठीक। 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नाम से किताब लिखी। विश्व इतिहास की झलक भी एक किताब इनकी आती है, विश्व इतिहास की झलक। इतिहास की झलक। तो ये 2-3 किताबें इनकी बहुत फेमस है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज, ये इनकी किताब थी। तो बिल्कुल दोनों सही है। फिर हम बात करेंगे 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हाँ, 1964 तक, मृत्यु तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। फिर हम बात करेंगे 4th बिंदु की, इनके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। बिल्कुल गलत है। इनके बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो D ऑप्शन हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं बनी थी, अपितु इनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में से कौन एकमात्र भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो चौधरी चरण सिंह ने नहीं किया था, राजीव गांधी भी कार्यवाहक नहीं रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी नहीं रहे थे। गुलजारी लाल नंदा है, वो 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। केवल एक ही है ये, एक तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1964 में तब, और एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 1966 में तब। 2 बार इनको भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। एक बार स्थिति 1984 में ये बनी थी, लेकिन उस समय राजीव गांधी को सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया था, किसी व्यक्ति को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं दिया था। फिर 9वें सवाल में हम चलते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस प्रधानमंत्री को युवा तुर्क कहा जाता है। अब यहाँ युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है। क्यों? 1969 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ लोगों का समूह था जो समाजवादी थे, और समाजवादी समूह थे और जल्दी परिवर्तन चाहते थे या फिर तेजी से विकास चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों का समूह था जिसमें चंद्रशेखर एक थे, तो उनको युवा तुर्क कहा जाता है। सवाल नंबर 10 की बात करें हम, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, 1966 में बनी थी ये। उससे पहले नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और गुलजारीलाल नंदा थे। इनके कार्यकाल में सबसे प्रथम बार भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। बिल्कुल सही है, 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे भारत में प्रथम, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। रमन्ना यहाँ की उस समय तत्काल समय वैज्ञानिक थे। फिर हम बात करें 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। और 12 जून 1975 को 3 घटनाएं घटी थी। उनमें सबसे पहले सुबह 8 बजते ही इंदिरा गांधी के जो निजी सचिव थे उनकी डेथ हो गई थी, निजी सचिव की डेथ हो गई थी। फिर हम बात करें तो 2 बजते ही ये बात आई कि गुजरात के चुनाव हार गए हैं, गुजरात के चुनाव हार गए हैं कांग्रेस। फिर एक शाम तक 5 बजे तक आते आते एक न्यूज़ हो रही कि इलाहाबाद से जो 1971 में इंदिरा गांधी ने 1971 में जो चुनाव लड़ा था वो चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तो ये तीनों बातें सही है। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन गलत है, अपना जो उत्तर है डी होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों 1977 में जब पुनः चुनाव हुए उन चुनाव में दोनों ही हार गए थे। फिर नंबर 11 की बात करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द क्यों कर दिया था? जैसे कि हमने बात की थी 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री है वो अब लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द की जाती है, चुनाव ही रद्द कर दिए जाते हैं, दोबारा वहाँ चुनाव करवाए जाएंगे और 6 वर्ष तक का इंदिरा गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन हम इस सवाल के देखें उसका कारण क्या था, जो चुनाव रद्द किए गए उसका कारण क्या था? उन्होंने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा अगर ध्यान में होगा तो 25 जून को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, 25 जून 1975 को, जबकि ये घटना हमने बात की थी कि 12 जून 1975 की है। फिर थोड़ा सा सवाल को देखेंगे तो ऑप्शन में सही उत्तर आ जाने की संभावना रहेगी। सेना का प्रयोग किया था, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि अगर सेना का प्रधानमंत्री प्रयोग करे तो न्यायालय उनके चुनाव रद्द कर दे, तो ये भी नहीं है। फिर जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करवाया था, तो ये भी कोई कारण नहीं बनता है। फिर एक कारण बनता है, इन्होंने अपने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लिया था, तो ये कारण था। बी ऑप्शन सही है इसमें, चुनाव रद्द करने का कारण, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 123 के अंतर्गत इनके चुनाव रद्द किए गए थे। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपना पद छोड़ने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे। सीधे तथ्यात्मक सवाल है। फिर 13 नंबर की बात करते हैं हम, पंचायती राज शासन को किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज शासन की बात करेंगे तो 72वां और 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन लागू किया गया, वहीं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय शासन लागू किया गया। तो
ये कब किया गया? 1992 में ये प्रस्ताव रखे गए। 1992 में हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं थे, 1989 में ये प्रधानमंत्री बने थे। और फिर प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर जो 1990 में बने थे। और फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 में बने थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1991 से 1996 तक का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल पीवी नरसिम्हा राव का था। और पीवी नरसिम्हा राव के काल में ही ये जो पंचायती राज शासन के संबंध में 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उनको पारित किए गए। 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो हम बात कर लेते हैं, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और ये लघु संविधान भी कहा जाता है इसको। इस समय आंतरिक आपातकाल लागू था और बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए गए थे जो नहीं होने चाहिए, जैसे कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वो पुनर्विचार के लिए भी कोई विधेयक नहीं लौटा सकता, उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो उस समय जो 42वां संविधान संशोधन, आंतरिक आपातकाल की बात करते ही नाम पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। फिर 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो? तो हमें पता है कि 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो हो नहीं सकता। राजीव गांधी उस समय तक प्रधानमंत्री बने नहीं थे। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और 1989 में रहे थे, तो ये नहीं है। अब यहाँ दोनों के बीच में यह है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 और 1979 दो सन में ये रखा गया, तो 1978 में पारित हुआ 1989 में। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह बाद में बने थे, तो अपना उत्तर जो है मोरारजी देसाई होगा। फिर हम बात करेंगे 16 नंबर सवाल की कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सावानों केस में सर्वोच्च न्यायालय, जैसे आजकल जो चल रहा है समान सिविल संहिता का मामला, कि केंद्र सरकार है वो समान सिविल संहिता लेकर आ रही है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दे रखा है। उसको अब ये क्या करें, मूल अधिकार के अंतर्गत या फिर कानूनों को सभी रूप से समान लागू करने के लिए लिया जा रहा है। तो इसकी जो मूल बात हम देखते हैं, साहबानो केस का तभी नाम आ जाता है कि यह एक महिला थी और अपने उत्तराधिकार या अपने जो निर्वाहन बताया उसके संबंध में इन्होंने केस किया था। और इस केस का निर्णय 1986-87 में आया था। तो उस समय प्रधानमंत्री, जैसे हमने बात कर ली, राजीव गांधी थे, तो ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में साहबानो केस का निर्णय आया था। मात्र 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जो काफ़ी लंबे समय तक रही। चौधरी चरण सिंह जिनका कार्यकाल 6 माह से ज़्यादा रहा लगभग। राजीव गांधी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। तो पीछे एक बचते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 1996 में 13 दिन की सरकार चलाई थी। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई थी? अब यहाँ सबको पता रहता है, सब देखते ही ऑप्शन में टिक करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन जब 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई तब मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं हम। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो गैर कांग्रेसी कार्यकाल के 5 साल पूरे किए थे? प्रथम कौन थे?
तो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष रहा। चंद्रशेखर, जिनका भी कार्यकाल 1 वर्ष तक रहा। पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा, लेकिन ये किससे? कांग्रेस व गठबंधन सरकार से सदस्य बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर और 2003 तक लगातार 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी वह प्रधानमंत्री है जिनका गैर कांग्रेसी थे और इन्होंने प्रथम बार 5 साल पूरे किए थे। फिर इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस सन में दिया गया? किस सन में दिया गया? तो हम इनके ऑप्शंस को देखेंगे तो 2020 दे रखा है, 2021 दे रखा है, 2015 दे रखा है, 2016 दे रखा है। तो 2015 में 2 लोगों को इनको भारत रत्न साथ दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उनमें से एक थे। 2015 में इनको दिया गया था। इस प्रकार आज के 20 सवालों की श्रृंखला यही है। हम देखेंगे आप यस गुरु ऐप पर भिन्न भिन्न कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, PDF नीचे दिए गए जो लिंक है उनके आधार पर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।